हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए बढ़े आगे। तो फटाफट देख लेते हैं लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, चलो। तो लास्ट पार्ट में हमने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, बेस्ड ऑन द फीचर। फटाफट बता दो। एक था डिविडेंड, कि डिविडेंड अक्यूमुलेट होगा कि नहीं होगा, कि अगर आप एक आध साल डिविडेंड नहीं दे पाए तो वो अनपेड जो डिविडेंड है, जो अरियर्स ऑफ डिविडेंड है, क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगा? तो अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर ऐसा कोई फीचर नहीं है, वो क्यूमुलेट नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा, तो उसको कहेंगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। फिर सेकंड फीचर था पार्टिसिपेशन, कि अगर सरप्लस प्रॉफिट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो वो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर सरप्लस प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो उसको कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और फिर है कन्वर्टिबिलिटी, अगर आपका प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा ऑप्शन, ऐसा राइट आपको दिया गया है, देन योर प्रेफरेंस शेयर विल बी कॉल्ड एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर ऐसा कोई राइट नहीं है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेगा, तो उसको कहेंगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा डिस्क्लोजर। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया अच्छे से। ठीक है, ऑथराइज इशूड क्या होता है, क्या फर्क है। अब ये सब धीरे धीरे क्वेश्चंस में भी आएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब बनाएंगे तो और क्लैरिटी आपको आते जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होते जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवा दिया, कॉल्ड अप माइनस कॉल इन अरियर। जितना आपने कॉल किया है, मांगा है, उसमें से जितना नहीं मिला है, जितना मांगा है उसमें से जितना नहीं मिला है वो माइनस कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि मांगने में मुझे कितना मिला, जितना मांगा उसमें से कितना मिला, उसको कहेंगे पेड अप कैपिटल। इसको यूज करना पड़ता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, कि आपने ऑफर किया है इशूड कैपिटल, कि मुझे एग्जाम्पल अपन ने लिया था 1,50,000 शेयर्स इशू करने हैं, तो मैं पब्लिक को ऑफर दूंगा कि मुझे 1,50,000 शेयर्स इशू करने हैं, सेल करने हैं। वो सप्लाई है, ऑफर है। अब पब्लिक से डिमांड आएगी, अब वो कितनी भी आ सकती है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जितना आप ऑफर दे रहे हो उससे ज्यादा भी आ सकती है, एग्जैक्टली उतनी भी आ सकती है, उससे कम भी आ सकती है। तो अगर आप जितना ऑफर कर रहे हो उससे ज्यादा डिमांड आ जाती है, एप्लीकेशंस जो हैं वो उससे ज्यादा आ जाते हैं, तो आपका इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया है ऐसा माना जाएगा। मतलब जो मैंने आपको यहां बताया था कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हैं वो ज्यादा हैं शेयर्स ऑफर्ड से, तो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, विच एवर इज लेस, मतलब हम उतने ही इशू कर पाएंगे विच एवर इज लेस। तो जितने आप ऑफर कर रहे हो वही कम होता है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो जितना आप ऑफर कर रहे हो वो एक लोअर फिगर होता है, और उतने ही आप मैक्सिमम इशू करते हो। ठीक है, जो एग्जाम्पल में मैंने दिया है, 2 लाख आए हैं पर मैं 1,50,000 ही ऑफर कर रहा हूं, विच एवरेज लेस, तो मैं 1,50,000 शेयर ही इशू करूंगा। सेकंड सिनेरियो बहुत इजी है, फुल सब्सक्रिप्शन, जितना आप ऑफर कर रहे हो उतने ही एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो उतने ही आप इशू करोगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और फिर आता है अंडर सब्सक्रिप्शन, कि जितने आप ऑफर कर रहे हो उससे कम एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगता है, विच एवर इज लेस। तो क्योंकि कम एप्लीकेशन आए हैं, तो जितने एप्लीकेशन आए हैं मैक्सिमम आप उतने ही अलॉट कर सकते हो, उतने ही शेयर्स दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल में 1,40,000 बताया था, 1,40,000 आपके एप्लीकेशन आए हैं, लेकिन आप 1,50,000 बेचना चाहते हो, लेकिन एप्लीकेशन ही कम आए हैं, तो जितने एप्लीकेशन आए हैं उतने ही आप अलॉटमेंट दे पाओगे, उतने ही शेयर्स इशू कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने प्रेजेंटेशन देख लिया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था वेज ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, कि क्या कंसिडरेशन होगा, बेस्ड ऑन कंसिडरेशन, कि आपको बदले में क्या मिल रहा है। आप कंपनी हो, आप शेयर्स दे रहे हो, आप कंपनी हो, आप शेयर्स दे रहे हो, आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है। तो अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो होगा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। और अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपको कोई और चीज मिल रहा है, कोई एसेट मिल रहा है, कोई स्टॉक मिल रहा है, कोई इंटेंजिबल एसेट मिल रहा है, कोई बिजनेस मिल रहा है, नॉन मॉनिटरी कोई भी चीज मिल रही है, तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है? तो दो ऐसे वेज होते हैं। फिर है कि जब भी आप शेयर इशू करते हो उसमें प्राइसिंग का गेम होता है, कि जो भी उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी कितना पैसा वापस करने के लिए लाइबल है, कंपनी की जो लाइबिलिटी है टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर्स, वो होती है फेस वैल्यू।
कि 10 रुपए का अगर फेस वैल्यू का शेयर है तो कंपनी जब दुकान बंद करेगी, बिजनेस वाइंड अप करेगी, तो कितना पैसा लौटाने के लिए लाइबल है? 10 रुपीज। 10 रुपीज ही लौटाने के लिए लाइबल है। क्लियर है? अब प्राइसिंग आपके ऊपर है। 10 रुपए का अगर फेस वैल्यू का शेयर है, आप कितने में भी इशू कर सकते हो। आप फेस वैल्यू से ज्यादा में भी इशू कर सकते हो, आप एट फेस वैल्यू भी इशू कर सकते हो, लेस भी कर सकते हो। बट करंटली इंडिया में लेस देन फेस वैल्यू में इशू करना अलाउड नहीं है, और लॉ बदल सकते हैं। ठीक है, काफी लोग लॉ को पत्थर की लकीर समझते हैं, ऐसा नहीं है, लॉ बदलते रहता है। ठीक है, एक जमाने में अलाउड था, फिर हाल ही में कुछ सालों से वो बैन हो गया है, हो सकता है फिर से अलाउ हो जाए। लॉ कैन चेंज। ठीक है, लॉ इज टेम्पररी। तो आज के डेट में डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है, उसमें एक एक्सेप्शन आएगा, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। बट इन जनरल आपको ख्याल में रखना है कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं, उसका लॉ जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू कर रहे हो तो इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। ठीक है, तो जो फेस वैल्यू के ऊपर का अमाउंट है, जैसे 10 रुपीज का फेस वैल्यू है और अगर मैं 15 रुपीज 15 रुपीज में इशू कर रहा हूं, तो उसको मैं ब्रेक करूंगा। जो 15 रुपीज मुझे मिलेंगे उसमें से 10 रुपीज क्या है? फेस वैल्यू है, वो फेस वैल्यू ही रिकॉग्नाइज होगी, वो लाइबिलिटी में जाएगा। और जो ऊपर का 5 रुपीज मिला है उसको हम प्रॉफिट मानेंगे, उसको हम कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मानेंगे, वन टाइम प्रॉफिट मानेंगे, और उसको एक सेपरेट सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आ रहा है कुछ समझ में? तो 10 रुपीज अलग अकाउंट में जाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, और ऊपर का जो पैसा है, जो प्रीमियम का पैसा है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। चलो बढ़े आगे। तो ये सब हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, आई होप आपको सब याद आ गया होगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, अब आते हैं, ये भी मैंने आपको ये बता दिया था। ठीक है, इशू प्राइस ज्यादा है तो प्रीमियम, इक्वल है तो पार, लेस है तो डिस्काउंट। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड नहीं है। अब अकाउंटिंग पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इजी वाले पे। इजी मतलब क्या है? एट पार। प्राइसिंग कितनी है? एट फेस वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप एट फेस वैल्यू ही इशू कर रहे हो, 10 रुपीज की फेस वैल्यू, और आप 10 रुपीज में ही इशू कर रहे हो, तो उसको कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार। ठीक है, एट पार मतलब एट फेस वैल्यू। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है और वो 10 रुपए में ही इशू हो रहा है, 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही इशू हो रहा है। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। फिर हम उसमें जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे पूरा अच्छे से। मैं पहले आपको फ्लो बताऊंगा। ठीक है, इशू में क्या फ्लो होता है, जो आप कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट में भी पढ़ोगे, थोड़ा बहुत कंपनी लॉ में भी पढ़ोगे, काफी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बट एक ओवरव्यू, एक फ्लो में आपको बता दूंगा ताकि अकाउंट्स की जो एंट्रीज होती हैं वो आपको समझ में आए। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। इशू ऑफ शेयर्स एट पार मतलब प्राइस जो है वो पार पे ही है, फेस वैल्यू जितने पर ही आप इशू कर रहे हो। ठीक है, 10 रुपीज का अगर फेस वैल्यू का शेयर है तो आप 10 में ही इशू कर रहे हो, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे आपको 10 रुपीज ही मिलेंगे, और आप उसको शेयर सर्टिफिकेट भी 10 रुपीज का ही दोगे। 10 ही रुपए मिल रहे हैं और 10 ही रुपए लौटाने हैं। ठीक है, एट पार। तो वही उसकी डेफिनेशन है। शेयर्स आर सेड टू बी इशूड एट पार व्हेन द इशू प्राइस इज इक्वल टू द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू, तीनों नाम एक ही होते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स, दैट इज व्हेन द इशू प्राइस इज 10 एंड फेस वैल्यू इज आल्सो 10, तो उसको कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार। व्हेन शेयर्स आर इशूड, कंपनी में आस्क फॉर पेमेंट ऑफ शेयर्स ईदर पेबल एट लमसम, पूरा 10 रुपए अब जो है वो आप एक साथ पहले ही मंगा सकते हो अपफ्रंट एडवांस में, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट्स में भी पैसा बुला सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है, कंपनी को डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो कंपनी में ईदर बी पेबल द सम इन लमसम, दैट इज सिंगल इंस्टॉलमेंट, और इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बुक्स में जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चंस में जब आप पढ़ोगे पढ़ाई में, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इंस्टॉलमेंट सिस्टम ही बुक्स में ज्यादा आता है। बट रियल लाइफ में अगर आप देखोगे, मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे जो इश्यूज होते हैं उनमें जो पैसा मंगाया जाता है वो पूरा एक साथ ही मंगाया जाता है। तो रियल लाइफ में इंस्टॉलमेंट सिस्टम न के बराबर है। ठीक है, रियल लाइफ में एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा मांगा जाता है। अब आप एग्जाम के हिसाब से देखोगे तो इजी हो जाएगा, पूरा पैसा एक में ही आ गया तो जर्नल एंट्री ज्यादा बनेगी ही नहीं ना, वो इजी क्वेश्चन हो जाएगा।
इसीलिए आपको एग्जाम में नहीं आता। इंस्टॉलमेंट में ना बड़ा पंगा होता है, बहुत सारे एंट्रीज होते हैं, बहुत आपको ध्यान देना पड़ता है, फिर कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसे कम आते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसे एडवांस में आ जाते हैं, तो वो उसमें ट्रिकीनेस है। इसीलिए पढ़ाई में जो है वो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें आपको दिमाग लगाना होता है, उसमें आपको ध्यान देना होता है, उसमें बहुत सारे जर्नल एंट्री आते हैं। तो वो एग्जाम और समझ रहे हो ना, टेस्ट करने के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए एग्जाम में आपको वो टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बट रियल लाइफ में जो है पूरा पैसा एक ही साथ मांगा जाता है। क्लियर है? चलो तो समझते हैं बात को, ठीक है। ध्यान दो कि पहले हम इंस्टॉलमेंट्स का समझ लेते हैं, ठीक है। जब भी पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है तो हर इंस्टॉलमेंट को नाम दिया जाता है। अब सबसे पहली बात, इंस्टॉलमेंट में क्यों मांगते हैं? क्योंकि कंपनी को हो सकता है पूरा पैसा अभी चाहिए ही नहीं है, उनको थोड़े थोड़े पीरियड में चाहिए। क्योंकि देखो काफी बार क्या होता है ना, कंपनी प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेती है, प्रोजेक्ट होती है, पूरा प्लांट मशीनरी बनवाया जाता है या खरीदा जाता है, वो फिर ऑर्डर दिया जाता है, वो 2-2 महीने बाद आता है, तो उसका पैसा आपको 2 महीने बाद देना होता है, ठीक है। पूरा एक सेटअप होता है। जैसे आप पावर प्रोजेक्ट अगर सेटअप कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहे हो, तो पूरा पैसा एक साथ नहीं लगता है। हर एसेट अलग 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 अरेंज किया जाता है। कुछ चीजें हम खरीदते हैं, कुछ एसेट्स खुद बनाते भी हैं। जैसे काफी लोग बिल्डिंग खरीदते भी हैं बनी बनाई, पर काफी लोग बिल्डिंग खुद बनाते हैं। हर एसेट जो आप खरीद सकते हो वो खुद भी तो बना सकते हो। मैक्सिमम चीजें आप खुद भी बना सकते हो। फर्नीचर आप खुद बना सकते हो। घर बनता है तो आप घर में फर्नीचर खुद नहीं बनाते हो, वैसे ही ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए भी हम फर्नीचर खुद बना सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खुद बना सकते हैं, बिल्डिंग खुद बनवा सकते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसी भी चीजें होती है। इसलिए जो पैसा होता है वो थोड़ा 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 ओवर द पीरियड आपको उसका नीड होता है, क्योंकि आप पैसा खाली नहीं रख सकते। कोई पैसा खाली नहीं रखता, समझ रहे हो? सर ले लेते हैं ना, आराम से फिर पे करेंगे, ऐसा नहीं होता। पैसे आइडल नहीं रख सकते। ये सबसे बड़ा रूल है जो अपन कहां पढ़ेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो आपका पार्ट बी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उसूल है पैसा खाली नहीं रखने का। पैसा फ्री में नहीं आता, पैसा फ्री में नहीं आता, इसलिए आप उसको खाली नहीं रख सकते, ठीक है। इसीलिए पैसा जब चाहिए होता है तब मांगा जाता है, और डायरेक्टली जैसे ही पैसा आता है हम पे कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो जब भी आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लेते हो, हर इंस्टॉलमेंट को एक नाम दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट जो होता है उसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन मनी, क्योंकि वो पैसा जो है वो एप्लीकेशन के साथ आता है। जब भी आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो उसी एप्लीकेशन के साथ आपको पैसा लगा के देना पड़ता है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन ही वैलिड नहीं होता। तो क्योंकि एप्लीकेशन के साथ ही आप पैसा मंगाते हो, इसलिए उसको कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी, जो पैसा एप्लीकेशन के साथ ही कंपनी को रिसीव हो जाता है। फिर है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट, कि जब आपने डिसाइड कर लिया, अब फ्लो पे आते हैं। फ्लो का कनेक्शन है कि जब भी हम पब्लिक से पैसा मांगते हैं उसको कहते हैं पब्लिक इशू। जब भी हम पब्लिक से पैसा मांगते हैं उसको कहते हैं पब्लिक इशू, ठीक है। और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, कि अगर आप चुनिंदा कुछ 5, 10, 15, 20 इन्वेस्टर्स से 1-to-1 पैसा ले रहे हो शेयर्स के अगेंस्ट ही, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। क्योंकि आपने ओपन पब्लिक को इन्वाइट किया ही नहीं, तो उसको पब्लिक ऑफर नहीं कहा जा सकता। तो एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें आप प्राइवेटली 1-to-1 नेगोशिएट करके शेयर्स को अलॉट करते हो, शेयर सेल कर देते हो। और एक होता है कि आप जनरल पब्लिक को ऑफर देते हो, ओपन ऑफर दे देते हो, कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है, उसको कहते हैं पब्लिक ऑफर। तो कंपनी जब पहला पहला ऑफर देती है, कंपनी जब पहला पहला पब्लिक ऑफर देती है उसको कहते हैं आईपीओ, जो आपने सबने सुना ही होगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब आईपीओ ही है कि आप इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रहे हो, पब्लिक से पैसा मांग रहे हो, और पब्लिक फिर आपको वही पूरा फ्लो हम पढ़ेंगे, उसको कहते हैं आईपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसमें क्या होता है, पहले जो कंपनी है वो एक डॉक्यूमेंट बनाती है जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। उसी को आप कहोगे ऑफर डॉक्यूमेंट। अब क्योंकि कंपनी लॉ भी अप्लाई होता है इसमें, सेबी के गाइडलाइंस भी अप्लाई हो जाते हैं। सेबी एक रेगुलेटर है, ये भी आप सब पढ़ोगे। जैसे आरबीआई बैंक का रेगुलेटर है, वैसे ही सेबी जो है वो लिस्टेड कंपनीज का रेगुलेटर है। लिस्टेड कंपनी क्या होती है? जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। मैंने आपको बता दिया था लास्ट पार्ट में कि एक स्टॉक मार्केट है, एक मार्केट है जहां पे आपके शेयर्स की ट्रेडिंग हो सकती है, लोग खरीद बेच सकते हैं।
अब अगर आप चाहते हो कि आपके शेयर्स भी खरीदे बेचे जा सकें, आपके शेयर्स की भी ट्रेडिंग की जा सके, तो उसको आपको अपने आप को लिस्ट कराना होगा ऑन द स्टॉक मार्केट। तो जैसे ही आप लिस्ट कर देते हो आप कहलाते हो लिस्टेड कंपनी, और जैसे ही आप लिस्ट करा देते हो आप सेबी के दायरे में आ जाते हो, आपको सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा, मैं इनवाइट करूंगा लोगों को, पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा, मेरी कंपनी क्या है, प्रमोटर क्या है, मैं पैसा क्यों रेस कर रहा हूं, मैं पैसा कहां लगाऊंगा, मेरा बिजनेस क्या है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मेरे फाइनेंशियल्स क्या है, मैं हर चीज A to Z मैं प्रोस्पेक्टस में बता दूंगा और वो बता के मैं पैसे मांगूंगा। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म होता है कि जो प्रोस्पेक्टस पढ़ के इंटरेस्टेड है, उनको पैसा लगाना है, शेयर्स खरीदना है, उसके पीछे ही एप्लीकेशन फॉर्म लगा होता है। एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के आप पैसा जोड़ के आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आज की डेट में ये पूरा जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, आज की डेट में हर चीज इलेक्ट्रॉनिक होती है। प्रोस्पेक्टस भी सॉफ्ट कॉपी में दिया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म का भी सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है, और डीमैट सब आप पढ़ोगे, वो सब एक्चुअली सिक्योरिटीज लॉ में आप धीरे धीरे पढ़ोगे, तो ये पूरा जो प्रोसेस है आज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है। क्लियर है, तो पहले आप ऑफर देते हो, प्रोस्पेक्टस देते हो, इनवाइट करते हो, फिर जो जो इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म से। एप्लीकेशन फॉर्म आप ही देते हो, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरते हैं और उसके साथ वो पैसा आपको दे देते हैं, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। अब जैसे ही एप्लीकेशन आए, अब आप डिसाइड करते हो कि आपको अलॉटमेंट कैसा देना है, मतलब शेयर्स किनको कितने देने हैं, उसको कहते हैं अलॉटमेंट। समझ रहे हो, अब वो डिपेंड करता है कि सब्सक्रिप्शन कैसा आया है। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो उस हिसाब से आप अलॉटमेंट दोगे, उस हिसाब से आप शेयर्स इशू करोगे। फुल सब्सक्रिप्शन है तो अलग होगा, और अंडर सब्सक्रिप्शन है तो अलग होगा। तो सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है उसके हिसाब से आप अलॉटमेंट डिसाइड करोगे। समझ रहे हो, तो अलॉटमेंट जैसे डिसाइड हो गया, फिर आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगते हो और उसी को कहते हैं शेयर अलॉटमेंट मनी। तो द मोमेंट आपने अलॉटमेंट दे दिया, अलॉटमेंट मतलब डिसाइड करना कि किसको कितने शेयर इशू करने हैं, किसको कितने शेयर इशू करने हैं, दिस इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट। जो कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि अलॉटमेंट कैसे करना है, किस टाइप से करना है, किसको कितना करना है, बेसिस क्या होगा उसका, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट उसको कहते हैं। वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसके बेसिस पे शेयर अलॉटमेंट मनी है, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, ये कॉल की जाती है, ये बुलाई जाती है। ठीक है, तो वो होता है अलॉटमेंट मनी। और फिर अलॉटमेंट के बाद अलग अलग आप कॉल बुला सकते हो, मतलब आप ये कंपनी को डिसाइड करना है, ठीक है, कब कब पैसा आपको चाहिए, तो आप तब उतना 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 पैसा बुला सकते हो। ठीक है, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट है, जो एप्लीकेशन के साथ ही देना मैंडेटरी होता है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। फिर जैसे ही हमने अलॉटमेंट आपको दे दिया, अलॉटमेंट होते ही जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगी जाती है उसको कहते हैं अलॉटमेंट मनी। और उसके बाद आप जो भी इंस्टॉलमेंट बुलाओगे उसको कहते हैं कॉल मनी। तो तीन ही ऐसे नाम है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, और उसके बाद आप जितने भी इंस्टॉलमेंट बुलाओगे उसको कहेंगे कॉल मनी। अब वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए उसको नाम दिया जाता है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। जो भी कॉल्स, जितने भी कॉल्स होंगे उसको फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फाइनल ऐसे नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो कितने भी हो सकते हैं, तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी है, जितने भी कॉल्स होंगे, और जो भी लास्ट कॉल होगा उसको आप नाम दे दोगे फाइनल कॉल। क्लियर है, तो ऐसे इंस्टॉलमेंट्स के नाम दिए जाते हैं, आए ख्याल में, ऐसे इंस्टॉलमेंट के नाम दिए जाते हैं। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं पूरा पैसा एक साथ मंगा रहा हूं, पूरा पैसा एक साथ मंगा रहा हूं, तो मुझे तो पूरा पैसा एप्लीकेशन मनी के साथ ही मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये तो कब है, जब मैं इंस्टॉलमेंट में बुला रहा हूं। अब इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी वो कंपनी डिसाइड करेगी, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने इंस्टॉलमेंट्स में आपको बुलाना है, ये कंपनी डिसाइड करेगी। कंपनी पहले से ही बताती है प्रोस्पेक्टस के अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर पूरे इंस्टॉलमेंट्स बताए जाते हैं, कब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, कब कितना पैसा देना है, वो सब प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज किया जाता है। क्लियर है, अब अगर आप पूरा पैसा एक साथ मंगा रहे हो तब इतने सारे नाम तो आएंगे नहीं ना, तब पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही आ जाएगा। क्लियर है, एक ही इसमें पूरा काम खत्म। अब ध्यान दो, सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जब मैंने ऑफर दिया, पब्लिक को मैंने ऑफर दिया, मैंने इनवाइट किया, तो मुझे नहीं पता ना कितने एप्लीकेशन आएंगे। मैंने 1,50,000 शेयर्स का ऑफर दिया,
अब मुझे पता है कि कितने एप्लीकेशंस आएंगे, नहीं पता होता है। एप्लीकेशंस डायरेक्टली आते हैं, वो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सरप्राइज एलिमेंट होता है। आपको पता होता है पेपर में क्या आएगा, पेपर इजी आएगा, टफ आएगा, आप पास होंगे, फेल होंगे, पेपर आप लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, सब सरप्राइज एलिमेंट होता है। वैसे ही पब्लिक इशू में पब्लिक कितना सब्सक्राइब करेगी, कितने शेयर्स खरीदने का इनविटेशन एक्सेप्ट करेगी, एप्लीकेशंस भेजेगी, वो आपको नहीं पता होता है। तो पहला जो स्टेज होता है उसमें चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है। आप इनवाइट करते हो, वो लोग सीधे अप्लाई करते हैं और सीधे पैसे मिल जाते हैं। जब आप इनवाइट कर रहे होते हो तो वो उसमें कुछ वो नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है। जब आप ऑफर दे रहे हो, इट्स नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन कब बनता है, जब आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा। ये लॉ में आपने पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्लियर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैं पहले। तो ये वही है पूरा, ठीक है। थोड़ा मैं इसको लीगली भी समझा देता हूं तो आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैं बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि इतना पढ़ा होगा क्योंकि ये सब ईटी में है, ठीक है। यू कैन नॉट से कि नहीं है। तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है, ये पब्लिक है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है कि कंपनी इनवाइट करती है, तो उसको कहते हैं लीगली इनविटेशन टू ऑफर। तो बेसिकली आप इनवाइट कर रहे हो पब्लिक को कि आप ऑफर दो, कितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हो, आप ऑफर दो। तो जब आप प्रोस्पेक्टस दे रहे हो, जब आप प्रोस्पेक्टस दे रहे हो, तो लीगली प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर। उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पे हम चाहते हैं कि आप ऑफर हमको दो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको शेयर्स देने कि नहीं देने, क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप होती है इनविटेशन टू ऑफर, आप पब्लिक को प्रोस्पेक्टस देते हो, फिर प्रोस्पेक्टस में से वो लोग अप्लाई करते हैं, तो वो जो एप्लीकेशंस आते हैं वो लीगली होते हैं ऑफर्स। अब इसका इंपैक्ट क्या है कि अगर किसी ने अप्लाई किया है तो अब क्या हम बाइंड हो गए, हमको उसको अलॉटमेंट देना ही पड़ेगा, हमको उसको शेयर देने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ एक ऑफर है जो कि आप रिजेक्ट कर सकते हो, कि उसको इतने शेयर खरीदने हैं, आप मना कर सकते हो। वो सिर्फ इन्विटेशंस हैं, वो सिर्फ एप्लीकेशंस हैं, वो सिर्फ ऑफर हैं। वो लोग खरीदना चाहते हैं, आपको बेचने तो बेचो, नहीं बेचने तो मना कर दो। और जब आप ये डिसाइड करते हो कि हाँ इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है, हाँ इसको इतने शेयर देने हैं, वो होता है लीगली एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो जब आप अलॉट कर देते हो, वो जो बोर्ड रेजोल्यूशन होता है ना, वो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, और उसके बाद आप बाइंड हो जाते हो। उसके बाद आप बाइंड हो जाते हो कि अब आपको शेयर्स देने ही पड़ेंगे और उसको उसके पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये जो लीगल ऑब्लिगेशन है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कब बनता है, जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। समझ में आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक्स है, फटाफट लिख लो। चलो बढ़े आगे, पॉज करो, लिख लो। तो ये हो गया लॉ का बैकग्राउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं वो समझो पहले। मैं समझाना चाह रहा हूं बेस, जो आपको क्वेश्चंस में एक्चुअली कंफ्यूज करेगा, तो मैं अभी से ही बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान दो, एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि सपोज मैंने ऑफर किया 1,50,000 शेयर्स, ठीक है, और मुझे एप्लीकेशंस आए, सपोज ज्यादा है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2 लाख वाला, ठीक है। लोगों ने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब अकाउंटिंग पे आते हैं कि सबसे पहला रिकॉर्डेबल ट्रांजैक्शन क्या है। सबसे पहला इवेंट क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना,
क्या वो रिकॉर्डेबल ट्रांजैक्शन है? नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रोस्पेक्टस देने से कुछ नहीं होता, कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। समझ रहे हो? तो जब आप पहला इवेंट देखोगे वो प्रोस्पेक्टस इशू करना ही पहला इवेंट होता है, बट वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है, इसलिए उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। फिर सेकेंड इवेंट क्या होगा? लोग एक्सेप्ट करेंगे, मतलब लोग अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशंस के साथ आपको पैसे आएंगे। तो पहला रिकॉर्डेबल फाइनेंशियल कैरेक्टर का जो ट्रांजैक्शन है वो है कि लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे और वो पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, पहला इवेंट। पहला इवेंट क्या होगा? आपको सीधे शेयर्स का पैसा आएगा एप्लीकेशंस के साथ। अब मुझे सोच के बताओ, इस एग्जाम्पल में ये जो नंबर्स मैंने दिए हैं, कि जब मुझे एप्लीकेशंस मिलेंगे और एप्लीकेशंस के साथ पहला इंस्टॉलमेंट चिपका हुआ होगा, ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट उसके साथ ही वो पे करेंगे, यस, इलेक्ट्रॉनिकली पे करेंगे, जिसको आप एप्लीकेशन मनी कहोगे। अब वो जो एप्लीकेशन मनी है वो कितने शेयर्स पे रिसीव होगा? एप्लीकेशन मनी जो है, एग्जाम्पल लेते हैं, अब ध्यान दो, सब्सक्रिप्शन और प्राइसिंग दो अलग अलग चीजें हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? डिमांड सप्लाई में क्या ये है, आप कितना ऑफर कर रहे हो, वो लोग कितना खरीदना चाहते हैं, ये जो है इस पे सब्सक्रिप्शन डिसाइड होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। फिर एक शेयर की वैल्यू क्या होगी? वो होता है एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो अब मैं एट पार का एग्जाम्पल लेता हूं कि 10 का है और मैं 10 में ही इशू कर रहा हूं। अब उसमें इंस्टॉलमेंट्स का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मैं एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगूंगा, अलॉटमेंट पे 3 रुपए मांगूंगा, और जो फर्स्ट कॉल है उस पर पूरे बचे हुए 5 रुपए मांगूंगा। 3 इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूं, 2, 3, 5। तो एप्लीकेशन के साथ मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 2 रुपए, ठीक है। ये 2 रुपए हैं जो मुझे एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे, पर ये कितने शेयर्स के लिए मिलेंगे ये मुझे आप सोच के बताओ। सोचो सोचो, मतलब दो ही ऑप्शन है, सोचो मतलब क्या, दो ही ऑप्शन है भाई। 1,50,000 शेयर्स पे 2-2 रुपए मिलेंगे या 2 लाख शेयर्स पे 2-2 रुपए मिलेंगे, ठीक है, दो ही ऑप्शन है। सोच के देखो एक बार, ठीक है, सोचो, कोशिश करो, कोशिश करो, ठीक है। तो आंसर है कि वो जो पैसे हैं 2-2 रुपए, वो 2 लाख शेयर्स पे आएंगे, क्योंकि वो लोग कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं? 2 लाख। जब मैं 2 लाख शेयर्स मांग रहा हूं तो मैं पैसे भी 2 लाख के हिसाब से ही दूंगा, समझ रहे हो? और ये जो 2 लाख शेयर के एप्लीकेशंस आए हैं, क्या ये एक ही इंसान ने भेजा है? नहीं, पब्लिक क्या है, बहुत सारे लोग हैं उसमें। किसी ने 2,000 मांगे हैं, किसी ने 5,000 मांगे हैं, किसी ने 10,000 मांगे हैं, अलग अलग शेयर्स अलग अलग लोगों ने मांगे हैं, और वो कलेक्टिव 2 लाख हैं। तो ये 2 लाख कोई एक पर्सन नहीं मांग रहा है, ये अलग 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 बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है, और कंपनी को टोटल शेयर्स का जो एप्लीकेशन है वो है 2 लाख शेयर्स, समझ रहे हो? तो सबने अपने अपने जितने भी शेयर उन्होंने मांगे होंगे, जितने वो अप्लाई कर रहे हैं, उतने का पैसा देंगे ना। उनको क्या पता कि मुझे पूरे शेयर्स का अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो बाद में डिसाइड होता है, समझ रहे हो? जब मैं 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं तो यही सोच के करूंगा ना कि मुझे पूरे 5 शेयर मिल जाएंगे। मुझे क्या पता टोटल कंपनी को कितने एप्लीकेशन मिलेंगे, ओवर सब्सक्राइब होगा, फुल होगा, अंडर होगा, उनको पता थोड़ी रहता है, वो तो बाद में पता चलता है। ये जो ऑफर है ना, ये कुछ दिनों के लिए ओपन होता है, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन पीरियड, ऑफर पीरियड। ऑफर ओपन रहता है, मतलब उस दौरान जो है, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो एक समय दिया जाता है, जो लॉ में आप पढ़ोगे, 3 से लेके 10 वर्किंग डेज तक वो हो सकता है। 3 to 10 वर्किंग डेज तक आप ऑफर को ओपन कर सकते हो। और फिर जब वो 3 to 10 जो भी आप डिसाइड करोगे, सपोज 7 डेज का मैंने डिसाइड किया, तो 7 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे, फिर सारे एप्लीकेशंस को जोड़ा जाएगा, फिर पता चलेगा कि अच्छा पूरा टोटल एप्लीकेशंस कितने मिले। फिर हम उसको कंपेयर करते हैं कि हमने कितने ऑफर दिए थे, फिर हमको पता चलता है कि ओवर सब्सक्राइब हुआ है, फुल हुआ है या अंडर हुआ है। तो जब तक ये चल रहा है, जब तक ये ऑफर ओपन है, पता नहीं रहता कि भाई टोटल जो इशू है वो क्या सब्सक्राइब होगा। सब लोग जितना अप्लाई कर रहे होते हैं, यही सोच के अप्लाई कर रहे होते हैं कि जितना मैं मांग रहा हूं मुझे मिल जाएगा, और इसीलिए वो पूरा जो एप्लीकेशन बनी है वो पूरे अपने शेयर्स के लिए पूरा पैसा देते हैं। तो 2 लाख शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशन आया है तो 2-2 रुपए पूरे 2 लाख शेयर्स पे मिले होंगे।
ये आपको ध्यान देना है, बेस पे ध्यान देना है। काफी बच्चे वो 1,50,000 पे अटक जाएंगे। सर हमने तो 150 अप्लाई दिया था ना, तो पैसा तो 150 पे ही आएगा ना। अरे पैसा किस पे आ रहा है? पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है। अब जितने एप्लीकेशन आए होंगे पैसा तो पूरे एप्लीकेशन पे आया होगा ना, ये मैं बोल रहा हूं। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं, जब भी एप्लीकेशन जितने भी आए हैं, जो भी एप्लीकेशंस एक्चुअली रिसीव हुए हैं, अब वो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कम भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, ठीक है। मैं वही कह रहा हूं, जितने आप ऑफर कर रहे हो वो बेस होता ही नहीं है फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन मनी में। जितने भी शेयर एक्चुअली रिसीव हुए हैं वो ज्यादा भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली उतने भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है। जितने भी एक्चुअल एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, एप्लीकेशन मनी उन्हीं नंबर ऑफ शेयर्स पे मिलेगा। वेरी क्लियर, ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे ही मुझे एप्लीकेशन मिला, मनी मिला, कितना मिला होगा? 2 लाख पे 2 रुपीज, यानी कि 4 लाख रुपीज मुझे मिल गए होंगे। अब मैं अलॉटमेंट का बेसिस डिसाइड करूंगा। अब मैं कुछ भी डिसाइड कर सकता हूं। एक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि ये जो 2 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन आए हैं, इनमें मैं टाइम वाइज देखूंगा। टाइम वाइज जो भी पहले 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया होगा उनको मैं पूरा अलॉटमेंट दे दूंगा, और जो आखिरी आखिरी के 50,000 एक्स्ट्रा वाले आए हैं उनको मैं पूरा रिजेक्ट करके पूरा पैसा वापस कर दूंगा। उसको कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो पहले जो 1,50,000 होंगे उनको पूरा अलॉटमेंट दिया जाएगा, और जो भी लोगों ने 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन किया था, बाद वाला जो सबसे आखिरी में आए थे, उनको रिजेक्ट करके उनके पैसे लौटा देंगे। दूसरा ऑप्शन होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि सबको देंगे, पर सबको उतना नहीं दे पाएंगे ना जितना वो मांग रहे हैं, क्योंकि सबको देंगे और जितना मांग रहे हैं उतना देंगे, फिर तो 2 लाख शेयर देने पड़ेंगे। 2 लाख शेयर आप दे ही नहीं सकते। आपने अप्रूवल 1,50,000 का लिया है, प्रोस्पेक्टस 1,50,000 का है, सारे परमिशन 1,50,000 के हैं, तो आप एक्चुअल इशू भी 1,50,000 ही कर पाओगे। तो इसका क्या रास्ता है? सबको भी देना है लेकिन 1,50,000 ही देना है। तो इसका रास्ता होता है कि सबको देंगे लेकिन प्रपोर्शनेटली कम 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 देंगे। अब ये कम 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 क्या होता है? ये होता है रेशो प्रपोर्शन, कि अगर कोई पर्सन है वो मुझसे 20 शेयर्स मांग रहा है, 2 लाख है ना, 2 लाख को मैं 20 का बेस ले रहा हूं, कि अगर कोई मुझसे 20 शेयर्स मांग रहा है तो मैं उसको 15 दूंगा। कोई मुझसे 200 शेयर्स मांग रहा है तो मैं उसको 150 शेयर्स दूंगा। कोई मुझसे 20,000 शेयर्स मांग रहा है तो मैं 15,000 दूंगा। मतलब समझ रहे हो, ये रेशो हो गया। इसका रेशो निकालना पड़ता है कि 2 लाख इज टू 1,50,000, ये रेशो है, ठीक है। तो इसको आप अगर काटोगे तो ये 4 जीरो कट जाएंगे। अब इसको भी आप और डिवाइड कर सकते हो, 5 3 जा 5 4 जा, मतलब जो भी 4 शेयर्स मांग रहा है उनको मैं 3 शेयर्स दूंगा। अगर मैं ऐसा करूं, सब जो 4 मतलब 4 और 4 का मल्टीपल, ठीक है, हर 4 के लिए मैं अगर 3 दूंगा तो मैं 2 लाख के लिए 1,50,000 ही दूंगा। समझ रहे हो? तो ये रेशो प्रपोर्शन अप्लाई किया जाता है और इसी रेशो में उसको रिड्यूस किया जाएगा। हर 4 या उसके मल्टीपल मांगने वाले को मैं 3 या उसका मल्टीपल अलॉटमेंट करूंगा। रिड्यूस्ड है देखो रेशो, 4 वाले को 3 दूंगा, 4 वाले को 3 दूंगा, ऐसा करके 2 लाख टोटल जो मांग रहे हैं उनको मैं 1,50,000 ही अलॉट करूंगा। तो मैं सबको अलॉट कर रहा हूं लेकिन प्रपोर्शनेटली कम 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 शेयर्स अलॉट कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, उन्होंने पैसे 4 शेयर्स के लिए दिए होंगे, पर मैंने उनको शेयर्स तो 3 के ही दिए, तो एक शेयर का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा होगा। इसमें पैसा सरप्लस आपके पास आता है। उन्होंने जब अप्लाई किया तो उन्होंने 4 शेयर्स का पैसा दिया है, पर आपने उनको अलॉटमेंट में 3 शेयर्स दिए हैं, तो एक शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आपके पास पड़ा रहता है, ठीक है। अब उसका क्या करें? तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है कि वो रिफंड कर दो, रिफंड कर दो। या दूसरा ऑप्शन होता है कि यार उनका अगला इंस्टॉलमेंट आने वाला है, कौन सा हमने पूरा पैसा एक साथ मंगाया है, हम तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन मनी जब तक आए तो 2 रुपए आए हैं, 8 रुपए भी बाकी है ना उसके, उसी को अभी आप पैसा वापस करोगे, फिर 1-2 महीने के बाद उसी से पैसा मांगोगे, तो आप वापस कर क्यों रहे हो, रिफंड कर क्यों रहे हो? आप अपने पास ही रखो, आप अपने पास ही होल्ड करके रखो, और जब अगला इंस्टॉलमेंट उसका आएगा उसके साथ एडजस्ट कर लेना। नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट में एक दो महीने का ही गैप होता है। ऐसा नहीं कि एक इंस्टॉलमेंट आज मांगा, कल फिर अगला इंस्टॉलमेंट सीधे 1 साल बाद मांगा, ऐसा नहीं होता। हर इंस्टॉलमेंट एक दो 3 महीने के गैप में ही होता है, बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं होता है, ठीक है।
तो वो होता है प्रो राटा अलॉटमेंट, उसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी सबको देंगे, किसी को भी पूरा मना नहीं करेंगे, पर सबको प्रपोर्शनेटली कम 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 शेयर्स देंगे, तो उसका ऐसा रेशो निकलेगा। तो 4:3, तो हर 4 शेयर्स मांगने वाले को मैं 3 शेयर्स अलॉट करूंगा। क्लियर है? तो ये सब मैथ्स आएगा, मैं आपको और अच्छे से कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि जब पहला स्टेज आएगा, जब एप्लीकेशन मनी वाला आएगा, तो एप्लीकेशन में जो बेस होता है वो 2 लाख होगा। मतलब बेस होता है एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, तो 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए थे, तो अमाउंट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2 लाख के बेस पे कैलकुलेट करूंगा, 1,50,000 के बेस पे कैलकुलेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो बस पहला इंस्टॉलमेंट है जो ऐसा ही होता है। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में क्या हो गया, अब आपने अलॉटमेंट दे दिया। अलॉटमेंट दे दिया इसका क्या मतलब होता है, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं कौन से लोगों को कितने शेयर दूंगा। अब आप कितने दोगे, शेयर तो 150 के अलॉट होंगे, 2 लाख के अगर एप्लीकेशन आए हैं तो मैं 2 लाख तो अलॉट कर ही नहीं सकता ना, पर पैसा 2 लाख का मिलेगा, पर जब मैं अलॉटमेंट दूंगा तो मैं 1,50,000 का ही दूंगा, और ये जो 50,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा है ये या तो मैं रिफंड कर दूंगा या तो मैं उसको अपने पास एज ए एडवांस रखूंगा, जो मैं आने वाले इंस्टॉलमेंट में से एडजस्ट कर लूंगा। तो अलॉटमेंट स्टेज पे फाइनलाइज हो गया है कि अब हमारे जो शेयर्स हैं वो अलॉट हो गए हैं, हमने वो शेयर इशू कर दिए हैं, और वो 1,50,000 ये जो अब नंबर है अब ये फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अब ये अलॉट हो गए हैं। अब आगे जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो 1,50,000 के बेस पे ही होंगी। अब 2 लाख का यहां पे कोई काम नहीं है, क्योंकि उसमें से 150 आपने अलॉट कर दिया है, और जो 50,000 एक्सेस एप्लीकेशंस आए थे वो या तो आपने वापस कर दिए हैं या तो उसको एज ए एडवांस अलग कर दिया है। समझ रहे हो? तो जैसे ही अब अलॉटमेंट स्टेज आएगा आपका बेस आएगा 150। अब फिर जब आप कॉल बुलाओगे तो भी कितने शेयर से कॉल बुलाओगे, 150, जितने अलॉट किए उनसे ही पैसा मांग सकते हो ना। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना है कि जो पहला स्टेप होता है, जो एप्लीकेशन स्टेज होता है, उसमें हम पैसा बुला ही नहीं रहे, उसमें हम इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट करना और मांगने में फर्क होता है। जब आप इनवाइट कर रहे हो आपको पता ही नहीं होता कि कितना आने वाला है, समझ रहे हो? और जब मैं मांग रहा हूं तो मुझे पता होता है मैं कितने लोगों से कितना पैसा मांग रहा हूं, उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। अगर मैं 1,50,000 शेयर से 2 रुपीज मांग रहा हूं तो मुझे पता है ना कितना पैसा आने वाला है, उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट थोड़ी है। समझ रहे हो? तो ये फर्क है, ध्यान दो। तो फर्स्ट जो स्टेज है उसमें मैं इनवाइट कर रहा हूं, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको पता नहीं रहता कितना पैसा आने वाला है, ठीक है? तो जो पहला पैसा आएगा उतने नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से पैसा कैलकुलेट होगा। फिर जब अलॉटमेंट हो गया तो अब आप पैसे मांगोगे। पैसे मांगने को बोलते हैं ड्यू, ड्यू होना, अक्रूवल सिस्टम, ठीक है? आप मांगते हो मतलब आप ड्यू करते हो। तो अब आगे जो भी है वो ड्यू होगा, और ड्यू कितने पे होगा, जितने अलॉट हुए हैं। पैसे उतने ही शेयर्स पे आप मांग सकते हो जितने शेयर्स आपने अलॉट किए। जो शेयर्स आपने अलॉट ही नहीं किए उनसे पैसे कैसे मांगोगे? समझ में आ रहा है? जो 50,000 शेयर्स एक्सेस थे उनको आपने शेयर दिए ही नहीं ना, उनको तो या तो आपने रिफंड कर दिया, उनके या तो पैसे आपने एज ए एडवांस अपने लिए रख लिए, भाई आगे इंस्टॉलमेंट में कटवा लेना, पर शेयर्स थोड़ी दिए, शेयर्स तो 1,50,000 ही दिए। तो अब जब भी आप पैसे मांगोगे, जब भी आप पैसे मांगोगे तो कितने शेयर्स पे मांगोगे, 1,50,000, मतलब शेयर्स अलॉटेड, ठीक है? अब बेस क्या हो जाएगा, शेयर्स अलॉटेड, ठीक है? तो यहां इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखवा के दे रहा हूं, ध्यान दो। यहां बेस लिख दो, बेस लिख दो कि जब भी आप एप्लीकेशन मनी करोगे बेस क्या होगा, शेयर्स अप्लाइड फॉर, मतलब शेयर्स रिसीव्ड, ठीक है? शेयर्स अप्लाइड फॉर, जितने शेयर्स के लिए भी अप्लाई किया होगा लोगों ने, जितने शेयर्स के एप्लीकेशंस आपको मिले होंगे उस बेस पे अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। फिर अलॉटमेंट मनी, शेयर्स अलॉटेड बेस पे कैलकुलेट होंगे। आगे के भी सारे जो हैं वो शेयर्स अलॉटेड के बेस पे ही निकलेंगे, ठीक है? ये बेसिक डिफरेंस है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और बाकी सारे इंस्टॉलमेंट में। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बेस का, जो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ताकि जब मैं मैथमेटिक्स इसका समझाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कि सर यहाँ ये क्यों लिया, फिर आपने बाद में यहाँ ये क्यों लिया। तो लॉजिक मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। बेस बदलता है, ठीक है, बेस बदलता है। तो ये लिख लो, लिख लो फटाफट। लिख लो। चलो बढ़े आगे। अब मैं आपको एक फ्लो अच्छे से बता देता हूं, फिर हम सीधे जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्लो क्या है भाई, फ्लो क्या है, पहला इशू प्रोस्पेक्टस, ठीक है, बाय कंपनी टू पब्लिक, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये इवेंट है और इसका कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। फिर है लोग अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, और उसके साथ आपको क्या मिलेंगे, एप्लीकेशन मनी भी मिलेंगे। तो ये एप्लीकेशन मनी वाला ट्रांजैक्शन है कि आपको सीधे जनता से एप्लीकेशंस मिलेंगे और एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा मिलेगा, जिसको आप क्या बुलाओगे, एप्लीकेशन मनी। फिर थर्ड इवेंट होगा अलॉटमेंट, कि आप अलॉटमेंट डिसाइड करोगे, अलॉटमेंट डिसाइड करोगे और फिर आप शेयर्स अलॉट करोगे, ठीक है। अब शेयर्स अलॉट करोगे का क्या मतलब है कि ये जो लोगों ने अप्लाई किया था और उसके लिए जो भी उन्होंने पैसा दिया है, उसके शेयर्स भी तो देने पड़ेंगे ना। अब यहां आपको थोड़ा वही लॉ भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि जब आप पैसे इंस्टॉलमेंट्स में देते हो, अगर मुझे किसी ने ₹2 का एप्लीकेशन मनी दिया है, ₹2 के लिए मुझे अब उसको शेयर्स देने हैं, अलॉटमेंट देना है मतलब शेयर्स देना है। अब मैं ₹2 का शेयर्स दूंगा या ₹10 का शेयर्स दूंगा, सोच के बताओ। लॉ के हिसाब से अगर आप देखोगे कि अगर कोई मुझे एप्लीकेशन मनी दे रहा है, जो कि एप्लीकेशन मनी कितना है, ₹2 का, मेरा टोटल इशू कितना है, ₹10 का, टोटल मैं उससे ₹10 मांगूंगा और टोटल मैं ₹10 का शेयर्स दूंगा। लेकिन अभी जब मेरा पहला स्टेज ही हुआ है और मुझे सिर्फ उससे ₹2 मिले हैं और मुझे शेयर्स अलॉट करने हैं, तो मैं शेयर्स क्या वैल्यू के दूंगा, ₹2 का दूंगा या ₹10 का दूंगा, यह आपको सोचना है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जितने पैसे मिले हैं, शेयर्स भी उतने वैल्यू का ही देंगे। पैसे दो जूते लो, मतलब सॉरी शेयर्स लो, ठीक है, पैसे दो जूते, सॉरी जूते दो पैसे लो, वही वाला काम है। तो जितने पैसे आएंगे उतने ही शेयर्स देंगे। अब पहला जब स्टेप होता है, पहला जो स्टेज होता है, उसमें फ्लो क्या होता है, जो मैं लिख के दे रहा हूं, पहली स्टेज में फ्लो होता है, पहले पैसा आता है, पहले पैसा आता है फिर शेयर्स देते हैं, ठीक है, पहले पैसा आता है फिर शेयर्स देते हैं, क्योंकि इनवाइट कर रहे हैं ना, इनवाइट कर रहे हैं तो सीधे शेयर्स थोड़ी दे सकते हैं, ये लो शेयर्स रखो और पैसे बाद में दे देना, ऐसे नहीं होता ना। जब मैं ऑफर दे रहा हूं, मैं तब शेयर्स नहीं दे सकता, पहले पहले उनको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर जब मैं अलॉट करूंगा तभी शेयर्स दूंगा ना, समझ रहे हो, ये लीगल प्रोसेस है। तो यहां आप फ्लो समझ लेना, यहां मैं ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। ये पहला फ्लो हो गया कि आपने प्रोस्पेक्टस दिया, उन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन के साथ पैसा दिया और फिर आपने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की और बोर्ड मीटिंग में अलॉटमेंट डिसाइड कर लिया। अब जैसे ही आपने अलॉटमेंट डिसाइड कर लिया, अब आप उनको शेयर्स दे दोगे, ठीक है, अलॉट शेयर्स फॉर एप्लीकेशन मनी, ठीक है। अभी पहले मैं क्या करूंगा, जितना एप्लीकेशन मनी था उतने वैल्यू का शेयर दूंगा। तो अगर यहां ₹2 का एप्लीकेशन आया था तो मैं शेयर भी ₹2 का दूंगा। अब मैं एक्चुअली शेयर्स दे रहा हूं, ठीक है, तो इसकी भी जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है। ये इवेंट है, इसकी कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है, पहला एंट्री कुछ होगा नहीं। फिर ₹2 मिल रहे हैं तो रिसीव की एंट्री पास होगी। फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो रहा है, ये भी एक इवेंट है, इसका कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है जब तक आप एक्चुअली शेयर्स ना दो, ठीक है। तो ये भी सिर्फ एक इवेंट है, फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है। फाइनेंशियल कैरेक्टर किसका है, जब आप एक्चुअली शेयर्स दे दोगे। तो समझ रहे हो, तो सबसे पहली एंट्री जो पास होगी वो होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की।
सेकेंड एंट्री पास होगी जब आप उसी एप्लीकेशन मनी के बदले के लिए आप शेयर्स दोगे। तो 2 रुपए आपको मिले, आपने एंट्री पास कर ली, फिर 2 रुपए के शेयर्स आप दोगे तो उसकी एंट्री होगी। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेज, एप्लीकेशन मनी वाला स्टेज कंप्लीट हो गया। अब यहां तक देखो अलॉटमेंट डिसाइड हो गया है, कुछ समझ में आ रहा है। अब वो जो सरप्राइज एलिमेंट है वो नहीं है, अब मुझे पता चल गया है, मेरा एक पूरा मेंबर का रजिस्टर बन चुका है कि ये लोग मेरे मेंबर हैं, ये लोग मेरे शेयर होल्डर्स हैं। अब मैं जब इनसे आगे का पैसा मांगूंगा, अलॉटमेंट मनी मांगूंगा, कॉल मनी मांगूंगा, तो मुझे पता है कि किससे मांगना है और मुझे पता है कि कितना मांगना है। समझ रहे हो, यहां से अब फ्लो बदल जाएगा और यहां से बेस भी बदल जाएगा। आई रिपीट, यहां से फ्लो भी बदल जाएगा और यहां से बेस भी बदल जाएगा। ठीक है, मैं लिख के देता हूं, प्रैक्टिकल में बस यही ट्रिकीनेस है। ये अगर आपको समझ में आ गई ना, बहुत इजी लगेगा आपको प्रैक्टिकल, और आप मेरा नाम मतलब चर्चा करोगे मेरे नाम की। इतना मतलब एक्चुअली वो इजी है। अगर आप फ्लो को समझ लो तो अकाउंटिंग और उसकी एंट्री जो कैलकुलेशन टफ नहीं है। लोग फ्लो पे ध्यान ही नहीं दे रहे और एंट्री रट रहे हैं, तो वो तो कभी होना ही नहीं है। ठीक है, तो आप कट ऑफ समझ लो, ये कट ऑफ है, यहां से चीजें बदलेंगी। ठीक है, यहां तक क्या है, यहां तक क्या है, फ्लो क्या है, फ्लो क्या है, पहले मनी रिसीव होता है एप्लीकेशन का, मनी रिसीव्ड, और फिर हम शेयर्स देते हैं, शेयर्स अलॉटेड। पहले पैसा आता है फिर हम शेयर्स देते हैं। और बेस क्या होता है यहां तक, बेस होता है शेयर्स अप्लाइड। ठीक है, शेयर्स अलॉटेड नहीं, शेयर्स अप्लाइड। बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। फ्लो है कि हमको पहले पैसा मिलता है, शेयर्स हम बाद में देते हैं, और हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसा रिसीव करते हैं, शेयर्स एप्लीकेशन पे। ठीक है, यहां जो ये है ना, ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है ये कितने पे होता है, शेयर्स अप्लाइड पे। ठीक है, और जब मैं यहां शेयर्स दूंगा, अलॉट करूंगा, मुझे बताओ यहां क्या बेस आएगा, शेयर्स अलॉट करूंगा तो बेस क्या आएगा, शेयर्स अलॉटेड आएगा। ठीक है, यहां से मतलब बेस बदल जाएगा। आप ध्यान दो, सिर्फ पहली स्टेज पे यहां शेयर्स अप्लाइड का बेस आएगा, बाद में जब आप शेयर्स उसी के बदले अलॉट करोगे तो अलॉटमेंट का बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अलॉट कर रहे हो। जैसे ये अलॉटमेंट डिसाइड हो गया, ये वाला इवेंट है जो हर चीज को बदल रहा है। ठीक है, ये वो कट ऑफ है, ये थर्ड स्टेज। अलॉटमेंट डिसाइड होने के पहले जो भी एंट्री है वो अप्लाइड वाले बेस पे आएगी। अब जैसे ही शेयर अलॉट हो गए, उसके बाद अब जो भी इवेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, वो सब शेयर अलॉटेड के बेस पे आने वाली है। ठीक है, तो वो लिखते जाते हैं, चलो। ठीक है, शेयर्स अप्लाइड बोले तो कितना, 2 लाख। ठीक है, जो मेरा एग्जाम्पल था, तो यहाँ 2 लाख शेयर्स के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करके लिखूंगा। फिर जब मैं शेयर्स अलॉट करूंगा तो वो मैं शेयर्स अलॉटमेंट जितना होगा, दैट इज 1,50,000 शेयर्स ही मैं अलॉट करूंगा, उसके हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। अब ऑब्वियसली इसमें डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो डिफरेंस आएगा ना, और वो डिफरेंस का ही मैंने बता दिया आपको कि हम क्या करेंगे, या तो हम रिफंड कर दे देंगे या तो हम एज ए एडवांस अपने पास रखेंगे, और वो मैं आगे चल के एडजस्ट करूंगा। ठीक है, तो उसका एक अलग इफेक्ट आएगा। अब ये हो गया पहला स्टेज। यहां से अब क्या होगा, अब मैं सेकेंड स्टेज पे आऊंगा। ठीक है, यहां तक पहला स्टेज कंप्लीट हो गया, लोगों ने अप्लाई किया, मैंने अलॉट कर दिया, और जितने एप्लीकेशन मनी का मुझे 2 रुपए का अमाउंट मिला था पर शेयर, 2 रुपए का मैं शेयर दे दूंगा। ठीक है, अब मैं अलॉटमेंट मनी ड्यू करूंगा। ठीक है, सेकेंड स्टेज का पैसा मांगूंगा। अब सेकेंड स्टेज का पैसा मांगूंगा का क्या मतलब है, अब इसमें फ्लो बदल जाएगा। अब मैं पहले शेयर्स दूंगा, पैसे मांग रहा हूं ना, पैसे क्यों मांग रहा हूं, शेयर्स देने पड़ेंगे। शेयर्स दिए ही नहीं, पैसे कैसे मांगोगे, शेयर्स ही नहीं दिए तो पैसे कैसे मांगोगे, समझ रहे हो। तो अब पहले आपको शेयर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट हो चुका है ना, अलॉटमेंट हो चुका है। अब आप पैसे मांगोगे तो पैसे मांगते समय ही आपको शेयर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां आएगा अलॉट शेयर्स, और क्या अमाउंट का, अलॉटमेंट मनी जितना, यानी कि मेरे एग्जाम्पल में कितना था, 3 रुपए, तो 3 रुपए का पहले आप शेयर दे दो, अलॉट कर दो, शेयर दे दो। अब शेयर दे दिए, पैसे दे दो भाई। पैसे क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि शेयर दे रहे हैं, शेयर मिल गया मतलब ड्यू हो गया, अब आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको शेयर 3 रुपए का दे दिया है, तो अब वहां पैसा मिलेगा, रिसीव अलॉटमेंट मनी। तो फ्लो समझा, फ्लो देखो उल्टा है,
फ्लो उल्टा है, यहां पहले शेयर्स दे रहे हैं बाद में पैसा आ रहा है, और पहले वाले में फ्लो क्या था, पहले पैसा आ रहा है बाद में शेयर्स दे रहे हैं। तो ये फ्लो पे ध्यान देना है, ठीक है। और बेस अब क्या होगा, बेस क्या होगा, शेयर्स अलॉटेड। यहां से अब शेयर्स अलॉटेड जितने हैं उतने का ही बेस आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट हो चुका है, 1,50,000 ही शेयर्स हैं, उतने पे ही शेयर्स देंगे, उतने पे ही पैसा रिसीव होगा। क्लियर है, ये हो गया अलॉटमेंट स्टेज। ऐसे ही कॉल का स्टेज होगा कि हम पहले शेयर्स अलॉट करेंगे, अलॉट शेयर्स, आप शेयर्स दे दो, उसको आप कहोगे कॉल मनी, और मेरे एग्जाम्पल में कॉल मनी कितना था, 5 रुपीज, तो मैं 5 रुपीज का और शेयर दूंगा। अब सर क्या 3-3 शेयर देंगे क्या, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में कैसा होता है, पहले आपने 2 रुपए का शेयर दिया, फेस वैल्यू 10 ही रहती है उसकी, ठीक है। अब ध्यान दो, एक और कंसेप्ट में बता रहा हूं, तो फेस वैल्यू 10 ही रहती है, उसमें कंसेप्ट होता है पेड अप वैल्यू, उसमें कंसेप्ट होता है पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू का मतलब होता है कि शेयर्स तो 10 रुपए का है, पर इसके अगेंस्ट हमको अभी तक कितना पैसा मिला है, तो 10 का फेस वैल्यू है, लेकिन उसमें से 2 रुपीज ही पेड अप वैल्यू है, मतलब 10 में से 2 रुपए ही हमको अभी तक मिले हैं, तो जितने पैसे मिले हैं हम उतने ही लौटाने के लिए लायबल हैं, सिंपल। तो वैसा है, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 रुपीज पेड अप वैल्यू का शेयर देते हैं, फिर जब अगली बार 3 रुपए का शेयर देना है तो हम क्या करेंगे, 2 रुपए का वापस बुलाएंगे, 2 रुपए का वापस बुलाएंगे, उसको कैंसिल करेंगे, और 2 + 3, 2 + 3, 5 रुपीज पेड अप वैल्यू का शेयर देंगे। इन इफेक्ट हमने क्या किया, 3 रुपए का ही एक्स्ट्रा दिया ना, 2 रुपए ऑलरेडी था, 2 का कैंसिल करेंगे, 3 रुपए जोड़ के 5 रुपीज पेड अप वैल्यू का एक नया शेयर दे देंगे। क्लियर है, ऐसा होगा। तो 5 रुपीज नहीं दे रहे, 2 तो ऑलरेडी था ना, इंक्रीमेंटल अमाउंट कितना बढ़ा शेयर का, 3 रुपीज ही बढ़ा, तो आप 3 रुपीज ही मांग रहे हो, पर एक्चुअली लीगली उसको क्या किया जाता है, पुराना शेयर जो है 2 रुपए वाला वापस मंगाया जाता है, उसको कैंसिल किया जाता है, और नया शेयर दिया जाता है, पुराना अमाउंट प्लस अभी का अमाउंट मिला के 5 रुपीज का पेड अप वैल्यू का शेयर आप दे दोगे। सिमिलरली जब कॉल मनी की बारी आएगी तो 5 रुपीज पेड अप का शेयर आप वापस लोगे, 5 + 5 पूरा 10 रुपीज का फुल्ली पेड अप वैल्यू का नया शेयर आप दे दोगे। तो रियल लाइफ में इस तरह से किया जाता है। क्लियर है, तो 5 रुपीज आप मांगोगे और वो 5 रुपीज दे देंगे, आप रिसीव कर लोगे, रिसीव कॉल मनी। क्लियर है, तो ये है फ्लो, ये होता है फ्लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का फ्लो अलग है, बाकी स्टेज का फ्लो अलग है। अब कल यानी नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे, हम अब एंट्रीज पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो एक नॉर्मल फ्लो है, जितना मांग रहे हैं उतना मिल रहा है, ऐसा सोच के हम नॉर्मल सिनेरियो पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी पहले जर्नल एंट्री पढ़ लेंगे, फिर अगर मांगने के बाद भी पैसा नहीं मिला तो उसको कैसे एडजस्ट करोगे, उसकी एंट्री पढ़ेंगे। फिर ये तो पार वैल्यू का था, अगर प्रीमियम पे इशू रहा तो क्या होगा, फिर वो जो 50,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा पड़ा था उसका क्या करेंगे, उसकी एंट्री क्या होगी। ये सब धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स एरिया है हम धीरे 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 पढ़ेंगे। पहले हम एक नॉर्मल फ्लो पढ़ लेते हैं, फिर नॉर्मल में ही हम जो भी ये इवेंट्स होते हैं इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्लियर है, तो आप ये लिख लो, पहले फ्लो लिख लो, ये आपके बुक में एक्चुअली दिया हुआ नहीं है अकाउंट्स में, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। चलो लिखो भैया, पहले बेस का ये लिख लो।
चलिए, ठीक है, तो ये पार्ट में इतना ही है, ठीक है। अच्छे से एक बार आज ये पढ़ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं जर्नल एंट्रीज डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा। इसी ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। इसी में फिर मैं जैसे नॉर्मल जर्नल एंट्री सोचते हैं, कौन से 2 इफेक्ट्स हैं, फिर वो कौन से क्या है, फ्लो क्या है, ठीक है, वो मैं नॉर्मल जर्नल एंट्री जैसे हम बनाते हैं वैसे हम कल यानी नेक्स्ट पार्ट में हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है। और फिर जब हम क्वेश्चन पे आएंगे ना, तब ये बेस वेस ये सब आपको सब ख्याल में आ जाएगा। जब आप कैलकुलेशंस करोगे ना, एक प्रॉपर क्वेश्चन होगा, प्रॉपर सिचुएशन होगी, उसमें प्रॉपर डेट्स होंगी और प्रॉपर अमाउंट्स कैलकुलेट किए जाएंगे, प्रॉपर हर स्टेज की जर्नल एंट्री होगी, तो सब आपको ईजी लगेगा और सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ ऐसा है, वहां वैसा है। अब इसका इफेक्ट कैसे होता है, अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, ये क्वेश्चंस सॉल्व करते समय ही आपको और क्लैरिटी आएगी और धीरे धीरे फिर इजी लगेगा। फर्स्ट रीडिंग में फर्स्ट जब मैं बता रहा हूं सीधे सब इजी नहीं लगेगा, ठीक है। 2-4 पार्ट्स जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे सब आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी आप सिर्फ पढ़ो अच्छे से, जो भी मैं बातें बता रहा हूं अच्छे से सुनो, पढ़ो, विजुअलाइज करने की कोशिश करो और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे और वी विल स्टार्ट जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स।